वन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास जो है इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि आप जब भी किसी स्टेट पीसीएस इवन यूपीएससी प्री का पेपर अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटी है, जो मेन 3 सब्जेक्ट्स माने जाते हैं जिसके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यानी कि इनका जो परसेंटेज होता है ओवरऑल वो ज़्यादा होता है। इन तीनों में से भी अगर बात करें तो हिस्ट्री का ज़्यादा देखा जाता है अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की बात करें। और अब हिस्ट्री में आप देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम बिल्कुल फोकस बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये घटना चक्र बुक से कंप्लीट कर दिया जाए। और इसी सीरीज में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये 12th क्लास है, यानी कि 12वां क्लास है। इससे पहले मैंने 11 वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें एक आपको 10 घंटे की कंपाइलेशन वीडियो भी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। और 10 घंटे की वीडियो के बाद मुझे लगता है ये दूसरा या फिर तीसरा क्लास हो रहा है। तो आई होप कि आप इसके पहले की सारी क्लासेस देख चुके होंगे और मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। और इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं लाइक किया है तो। और अगर आप हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और हम काफ़ी जल्द कोशिश कर रहे हैं कि घटना चक्र की जो भी बुक्स हैं उनका जो क्लासेस हैं वो काफ़ी फास्ट फास्ट करके और डे बाय डे जल्दी ही ख़त्म करें इसको। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पहले हमेशा की तरह हम क्लास का जो नोट्स होता है बुक की वो पहले कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत का पहला जो समाचार पत्र माना जाता है वह बंगाल गजट को माना जाता है। यानी कि भारत में जो पहला समाचार पत्र छपा भारतीय वो बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। फिर 1780 में जे ए हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं जो आपको याद रखना है। एक तो भारत का पहला समाचार पत्र जो कि है बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन किसने किया? जे ए हिक्की ने। और कब किया? 1780 में। 3 चीजें याद रखनी है, कब किया, 1780 में, किसने किया, हिक्की ने, और नाम क्या था? बंगाल गजट। कारण है कि बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी और वहीं से चूंकि बंगाल में पहले 1780 के दशक में आप देखिएगा कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके बाद से बंगाल के जो जनरल थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उनका जो पावर था वो कहीं ना कहीं बाकी के जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, आपका महाराष्ट्र हो गया और महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, बम्बई और मद्रास, बाकी के दोनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर होते थे उनके ऊपर थे बंगाल के गवर्नर जनरल। और इसलिए जो भी पढ़े लिखे थे या ज्यादा जो प्रभावशाली लोग थे वो उनके कार्यकारिणी समिति में रहते थे। और उसी समय पर, इसी के आसपास का समय है, आप देखेंगे 7 साल बाद का समय है जब बंगाल गजट को प्रकाशित किया जे ए हिक्की ने। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन अब आ रहा होगा कि ठीक है, ये मान लिया गया कि जो लॉर्ड वेलेजली था इसने समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया और पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक तरह से समझिए कि समीक्षा करने वाला बोर्ड था। सेंसर बोर्ड बैठाने का मतलब यह हुआ जिसको आप सामान्य तौर पर यहाँ पत्रेक्षण अधिनियम बोल रहे हैं, ये एक तरह का सेंसर बोर्ड था जो 1799 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा सभी समाचार पत्रों पर लगाया गया। अब इसमें होता क्या था कि जो भी समाचार पत्र छपेगा वह पहले सेंसर बोर्ड के पास जाएगा। जैसे बॉलीवुड या फिर फिल्मों में होता है कि जो फिल्में बनती हैं पहले सेंसर बोर्ड से पास होती हैं, उसके बाद उनको रिलीज किया जाता है। तो वैसा ही जो भी समाचार पत्र छपेगा वो पहले सेंसर के पास पहुंचेगा, सेंसर बोर्ड जो था उसके पास पहुंचेगा और उसमें जो भी सदस्य होंगे ये निर्णय लेंगे कि यह जो समाचार पत्र है यह प्रकाशित करने योग्य है कि नहीं, यानी कि इसको
पब्लिश किया जाए या फिर नहीं किया जाए। अब इसमें चूँकि ये बोर्ड अंग्रेज़ों का था तो इसमें ये ख़ास ध्यान रखते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में कोई चीज़ ना लिखा जाए या इनके जो विरोधी थे जैसे फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए या जो भी उस समय विरोधी रहे थे इनके, उनके पक्ष में कोई चीज़ ना लिखा जाए, उनके विपक्ष में लिखा जाए ताकि जनता का विश्वास इनमें बना रहे और सारी चीज़ें जो भी लिखा जाए वो इनके पक्ष में लिखा जाए। तो एक तरह से समझिए कि समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया या फिर उनका स्वतंत्रता एक तरह से सीमित कर दिया गया कि अब बिना सेंसर बोर्ड से पास हुए उनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। तो ये एक ज़बरदस्ती थोपने वाला चीज़ हो गया कि जो भी समाचार या जो भी उस समय पत्रकार थे, वो एक तरह से बिल्कुल फ्री होके या फिर स्वतंत्र होकर के और पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट और आप ये समझ लीजिए कि अब अगर किसी या फिर कोई ऐसा समाचार पत्र है जो बिना सेंसर बोर्ड से पास कराए पब्लिश करता है, तो निश्चित तौर पर उसको बैन किया जाएगा और तमाम उसको जो भी सजा या जैसे भी उस समय प्रावधान थे वो किया जाएगा। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम को पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा अन्य पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया यानी कि और ये बढ़ा दिया गया 1807 ईस्वी में। पहले यह केवल समाचार पत्रों में था, लेकिन 1807 में अब हो गया कि जो पत्रिकाएं छपेंगी यानी कि मैगजीन्स, जो पैम्पलेट चिपकाए जाएंगे या फिर जो पुस्तकें पब्लिश की जाएंगी, जो भी बुक्स लिखी जाएंगी, पब्लिश की जाएंगी, उसमें भी वो अंग्रेजों के पक्ष में ही अब रहती थी क्योंकि सेंसर बोर्ड से पास कराना था। फिर आप देखिएगा तो इस तरीके से ये समझिए कि बहुत पहले से ऐसा है कि भारत में इन्होंने इस तरीके से बना ही दिया कि ये जल्दी भारत को छोड़ के नहीं जा सके। लोगों को लगने लगे कि भाई ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द किया, यानी कि 1799 से प्रारंभ हुआ, 1807 में इसका विस्तार होता है पत्र-पत्रिकाओं और फिर पैम्पलेट और बुक्स पे और फिर आगे चल कर के लगभग 11 साल बाद या 10 साल बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा इस अधिनियम को रद्द किया गया। यानी इसमें कुछ पूरी तरीके से रद्द उस समय भी नहीं हुआ था, उसमें कुछ प्रतिबंध हटा दिए गए थे। फिर देखिएगा लॉर्ड रिपन को 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसको देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता था, उसको तो लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। यानी कि आप देखिएगा अब देखिए मुख्यतः बात यह है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऐसा एक्ट बनाया गया था। देखिए सबसे पहले इसको लागू किसने किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था और लॉर्ड लिटन द्वारा ही लागू किया गया था और इस एक्ट को, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया क्योंकि इसमें होता क्या था कि जो सामान्य या फिर लोकल लैंग्वेज में समाचार पत्र छपते थे देसी भाषा में, उस पर रोक लगाने के लिए या फिर आप कहिए कि उसको भी सेंसर में लाने के लिए या इस तरीके से जो भी मजिस्ट्रेट होता था उसके पास पावर थी कि वह उसको छपने देगा कि नहीं, ये आगे हम देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको खत्म किसने किया? 1882 में किया लॉर्ड रिपन ने। स्टार्ट किसने किया था? इसको शुरू किया था लॉर्ड लिटन ने। तो लिटन लॉ से शुरू हो रहा है, यह स्टार्ट किया था और रिपन इसको समाप्त किया था। याद कैसे रखोगे? दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो एल और आर, इसमें आप देखो जो अंग्रेजी वर्णमाला है अल्फाबेट्स, इसमें एल और आर में पहले कौन आता है? आप बोलोगे कि एल आता है। तो एल का मतलब लिटन, तो पहले लागू होगा या रद्द होगा? तो आप बोलोगे पहले लागू होगा उसके बाद ना रद्द होगा। तो लिटन ने आकर के लागू कर दिया और आर का मतलब हो गया कि ये आर जो होगा वो एल के बाद आता है। तो आर यानी कि रिपन ने क्या किया? इसको कैंसिल किया, रद्द किया। तो आर को आप रिजेक्ट से भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि लिटन ने इसको प्रारंभ किया और रिपन ने इसको समाप्त किया। अब देखिएगा इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। और सरकार का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि कंपनी। उस समय भी
आप देखिएगा 1878 है तो इस टाइम तक कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश शासन तो था, ताज का शासन था उस समय। 1857 के बाद से जो 1858 का एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम 1858, उसमें आप देखिएगा कि कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और ताज के शासन को लागू किया गया। तो ऐसा कोई भी सामग्री नहीं छापना था जो सरकार विरोधी हो। तो एक तरह से ये भी सेंसर टाइप का ही हो गया। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था, यानी कि ऐसे छपाई खाने या फिर ऐसे प्रिंटिंग प्रेस जहां पर कानून विरोधी अखबार या फिर समाचार पत्र छापे जाते थे, उनको मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर जो होता था वह उसको बंद भी करवा सकता था और उनकी जमानत को भी रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। यानी कि ये कुछ मामले हैं जो उस समय कानून विरोधी या फिर सरकार विरोधी बातें छापते थे और इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई और इनका जो मामला था वो दर्ज भी किया गया इनके विरुद्ध, जिसमें प्रमुख हैं भारत मिहिर। ये आप देखिएगा समाचार पत्र का नाम है, यह भारत मिहिर व्यक्ति का नाम नहीं है। ढाका प्रकाश, सहचर, ये समाचार पत्र के नाम है जिनके मामले दर्ज किए गए थे इनके विरुद्ध। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले जो भारतीय थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी और यह निंदा चूंकि समाचार पत्र के माध्यम से की गई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको 4 महीने की सजा सुनाई गई थी। फिर 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर 18 माह का फिर कड़ा जो दंड दिया गया था, कारावास का सजा सुनाया गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। फिर देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दी फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी कि वैंकूवर में दी फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। तो संवाद कौमुदी भी बहुत बार पूछा गया है कि किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो यह प्रकाशन शुरू किया था किसने? राजा राममोहन राय ने। इसके 1 वर्ष के पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक और साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा की गई। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करताह सिंह सराभा आदि ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो हिंदुस्तान गदर पार्टी है उसकी स्थापना अमेरिका और कनाडा में किसके द्वारा किया गया? तो इसमें लाला हरदयाल हैं, सोहन सिंह भाकना है और करताह सिंह सराभा हैं। अब देखिएगा इस पार्टी का मुख्य पत्र क्या था? इनका जो पत्र था गदर एक साप्ताहिक पत्र यह था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। तो यह पत्र का नाम हुआ गदर एक साप्ताहिक पत्र और इसके प्रथम संस्करण यानी कि फर्स्ट एडिशन को कब प्रकाशित किया गया? 1 नवंबर 1913 को। कहां से? सैन फ्रांसिस्को से। यह उर्दू में लिखा गया था उस समय। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। फिर आप देखिएगा यानी कि उसी वर्ष अगले महीने से आप मान लो कि यह गुरुमुखी में छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती इत्यादि भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में जोसोर, जो कि बांग्लादेश की, किंतु बाद में इसे कोलकाता यानी कि वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है इसका प्रकाशन जोसोर से किया गया और यह वर्तमान में बांग्लादेश यानी पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में आप ये समझिए।
प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। कौन सी पत्रिका जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह पत्रिका कौन सा है, अमृत बाजार पत्रिका। तो शुरू में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। शुरू में का मतलब 1868 में, लेकिन 10 साल बाद 1878 में देसी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। क्योंकि आप देखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 में, इसमें क्या बोला गया था कि देसी भाषा में जो भी समाचार पत्र छपेगा उस पर मजिस्ट्रेट का अधिकार रहेगा उसका समीक्षा करने का या फिर उस पर कार्रवाई करने का। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में उसको इन्होंने रातों रात चेंज कर दिया। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया और 1879 में एस.एन. बनर्जी ने उसका प्रकाशन को आगे बढ़ाया, यानी कि वो ले लिए और उसका प्रकाशन उसके बाद एस.एन. बनर्जी करने लगे। तो बंगाली का प्रकाशन शुरू किसने किया था, गिरीश चंद्र घोष ने 1862 में, और 1879 से एस.एन. बनर्जी द्वारा उसका प्रकाशन किया गया। हिंदू पैट्रियोट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। आप देखिएगा कि मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। किसको, केसरी को, जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, यानी केसरी और मराठा दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र बंबई से प्रकाशित किए गए थे, जिसमें से केसरी मराठी में और जो मराठा था वह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक गोपाल गणेश आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। वंगवासी, काल एवं केसरी इत्यादि समाचार पत्र क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचक थे। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। 1858 में सबसे पहले जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रारंभ किया गया उस समाचार पत्र का नाम क्या था, सोम प्रकाश। यह बांग्ला में छपता था और इसने किसका समर्थन किया, नील आंदोलन के किसानों का। द फ्री प्रेस जनरल का संपादन एस सदानंद ने प्रारंभ किया। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। तो कुल मिलाकर 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इनके संपादक रहे। किसके, यंग इंडिया के। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे, ये याद रखिए। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया। किस आंदोलन में, नील विद्रोह जो आंदोलन था किसानों के द्वारा नील उत्पादन को लेकर के, उसमें काफी इन्होंने काम किया। किसने, हरीश चंद्र मुखर्जी जी ने, जो हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। हिंदू पैट्रियट पहले 2 वर्षों यानी कि 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। फिर 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। किसके, हिंदू पैट्रियट के। अंग्रेजी साप्ताहिक
वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे, यानी कि जो वंदे मातरम जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, यह अरविंद घोष द्वारा संपादन इसका किया जा रहा था। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे, और रामकृष्ण जो पिल्लई थे, इनका जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, फिर हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे, जो वर्तमान पुणे महाराष्ट्र है, वहां से प्रकाशित किया गया। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। यानी कि जिन लोगों से छुआछूत का लोग भेदभाव करते थे, वैसे लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना उद्देश्य था किसका? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का, जिसका स्थापना जुलाई 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। यानी जितने भी बहिष्कृत लोग थे, जिनको छुआछूत करके बहिष्कार किया जाता था समाज के द्वारा, उनके हित में यह सभा कार्य करते थे। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत का आरंभ किया। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में हिंदू साप्ताहिक अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अल बलाग समाचार पत्र का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया। तो 1912 में इन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ किया। किसने? अबुल कलाम आजाद ने। और फिर अल बलाग, इस समाचार पत्र का प्रारंभ इन्होंने 3 सालों बाद यानी कि 12 नवंबर 1915 को किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल समाचार पत्र निकाला। तो लाला लाजपत राय के 2 समाचार पत्र थे, एक तो उर्दू था, उर्दू में वंदे मातरम जो दैनिक समाचार पत्र था, और अंग्रेजी वाला दी पीपुल करके जो था, ये साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक बार छपता था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन दोस्तों 1935 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। कौमी आवाज, इसके संपादक कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद। 1945 में यह लखनऊ से शुरू किया गया। राष्ट्र गोफ्तार, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्र गोफ्तार नामक जो समाचार पत्र था, यह दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। तो ये रहा नोट्स, ये बुक का नोट्स था। अब हम आएंगे सीधे क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चंस अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्री में पूछा गया है। दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे वीडियो पे बने हैं लेकिन लाइक नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे, उससे पहले आप लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। है पहले क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? यानी भारत में सबसे पहले, एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि था कि सबसे पहले किसने शुरू की। आप देखेंगे कि ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा 1556 में, स्पेन वासियों द्वारा 1680 में, फ्रांसीसियों द्वारा 1745 में, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1674 में। देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, याद रखिए, ये झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया है 2021 के प्री के एग्जाम में। सबसे पहले भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में भी पुर्तगालियों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी, स्थापना करी इसकी। और कहाँ से की? पूरी एशिया में आप देखेंगे तो गोवा में इनके द्वारा किया गया 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। तो ये भारत में और एशिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस हुआ जो
सबसे पहले लगाया गया पुर्तगालियों द्वारा 1556। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन है बंगाल गजट, पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर संवाद कौमुदी। आपने नोट्स में पढ़ा था दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था बंगाल गजट। और इसके संपादक कौन थे? संपादक थे ए जे ए, ऐसे लिख देता हूं, हिक्की, जे ए हिक्की। तो याद रखिएगा, संपादक थे जे ए हिक्की। 1780 में पहला जो समाचार पत्र था बंगाल गजट वो प्रकाशित हुआ। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। फिर आप देखेंगे कि 1780 में जे ए हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता थी वह, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया, क्योंकि उसमें उसने कंपनी की ही बुराई कर डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो फिर से बंगाल गजट, ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। कब छपा? 1780 में जे ए हिक्की द्वारा इसका संपादन किया गया था या प्रकाशन। अगला सवाल, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? हमने देखा था दोस्तों 1799 में प्रेस सेंसर जो प्रेस सेंसर का गठन किया वो लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किया गया 1799। इसका कार्यकाल भी है। हेस्टिंग्स, डलहौजी और जॉन एडम्स, इनके कार्यकाल भी इससे मिलते जुलते नहीं हैं। में हमने देखा था दोस्तों कि जो भी समाचार पत्र छपते थे उसकी पहले समीक्षा की जाती थी सेंसर बोर्ड द्वारा, उसके बाद प्रकाशन किया जाता था और उसमें सख्त मना कर दिया गया था कि कंपनी के विरोध में कुछ नहीं लिखना है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया गया और 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण पत्रेक्षण अधिनियम यानी कि द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था कि किसने इसका संपादन किया है, मुद्रक कौन है और इसका मालिक यानी कि स्वामी कौन है। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजा जाता था, यानी पहले समीक्षा के लिए भेजा जाता था, उसके बाद वहां से एक्सेप्ट होने के बाद ही उसको पब्लिश किया जाता था। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? मैंने दो नाम आपको बताया था, एल और आर। इसमें पहले जो आता है उसने लागू किया और दूसरे पर जो आता है उसने रद्द किया। आप ऐसे भी अब याद रख सकते हैं, एल से लागू और आर से रद्द। तो एल से जो नाम होगा उसने लागू किया और आर से जो नाम होगा वो रद्द किया। तो लॉर्ड लिटन हमने देखा था, लॉर्ड लिटन ने इसे 1878 में इसे लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसमें जो देसी भाषा के भी अखबार थे उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और ये बोला गया था कि उसकी समीक्षा जो है वो कलेक्टर यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और कभी भी मजिस्ट्रेट इस आधार पर उसको बंद कर सकता है या फिर उसके जमानत को रद्द कर सकता है यदि वह कंपनी के विरोध में कुछ लिखता है तो, या फिर ब्रिटिश सरकार के विरोध में कुछ लिखता है तो। और इस प्रेस एक्ट को यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया? लॉर्ड रिपन ने उसको रद्द किया। कब? 1882 में। और इसी को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड रिपन सही उत्तर होगा। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई, यानी कि वो भी अब वैसे ही स्वतंत्र रूप से अपना प्रकाशन कर सकते थे जिस तरह अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था। यह भी पता होना चाहिए कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल जो कि 1876 से 80 तक था, इसके बीच पारित हुआ और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो प्रवर्तन करने का मतलब हुआ कि किसने उसे लागू किया। मैंने एल और आर बताया था, एल से लागू याद कर लो और आर से रद्द। तो लागू किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में। और लॉर्ड रिपन ने उसको खत्म किया यानी रद्द किया कब? 1882 में। ठीक है, तो
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो समाप्त की बात है तो लॉर्ड रिपन होगा 1882 में, और लॉर्ड लिटन में ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिर वैसा ही, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 1832, 34, 33 या फिर 35। देखिए दोस्तों, वैसे तो 1835 में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नहीं प्रदान किया गया था, ये चार्ल्स मेटाकॉफ द्वारा प्रदान किया गया था। मेटकॉफ, और चार्ल्स मेटकॉफ जो थे ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे, आप ऐसे समझिए, जो कि 1835 से 36 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किए। और चूंकि इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता या फिर प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया, इसलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, या फिर समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से हम सही उत्तर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव होना चाहिए था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख इन्होंने अपनाया था, क्योंकि 1823 में ही कानून लाया गया था समाचार पत्रों को लेकर के, लेकिन इनके समय में कुछ हद तक इसको सुधारा गया और लास्टली 1835 में अधिनियम पारित कर दिया गया। आप देखिएगा, प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इनके समय में एक विधेयक लाया गया था, लेकिन इसके प्रावधानों को लागू कराने का श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि 35-36 तक थे, उनको प्राप्त हुआ। अगस्त 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ के समय प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1823 का जो प्रेस अधिनियम के कुत्सित प्रावधान थे उनको रद्द किया गया, और इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय या फिर समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, यानी उसकी क्या अनुमति दी गई थी उसमें? स्थानीय प्रेस अधिनियम में स्थानीय प्रेस अधिनियम या देसी भाषा का प्रेस अधिनियम या फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 सभी एक ही चीजें हैं, सब एक ही अधिनियम को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब पहला ऑप्शन है, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल सही है, हमने देखा भी था नोट्स में भी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में साफ लिखा था कि समाचार पत्र जो छपेगा, यदि उसमें कोई कंपनी के विरुद्ध या सरकार के विरोध में कोई भी चीजें लिखी जाती हैं तो फिर उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये तो सही है ए। फिर कह रहा है बी, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ये तो गलत हो गया, जब आपत्तिजनक नहीं पाया जाएगा तो किसी भी चीज को जब्त नहीं किया जाएगा। सी, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक है तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल जब्त कर लिया गया था, और ये प्रावधान भी था। देखो, समाचार पत्र छापने वाले की संपत्ति जब्त की ही जाती थी और प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त की जाती थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भी तो उसकी संपत्ति ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो ऑप्शन सही हो गए, तो फिर हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। एक से अधिक ऑप्शन यहाँ सही है, और ये आप देख सकते हैं 70वीं बीपीएससी प्री एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये चीजें इसमें जो भी लिखी गई हैं ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्थानीय भाषाओं के प्रकाशनों को सख्ती से नियंत्रित करने की अनुमति दी, जिसके तहत समाचार पत्रों में आपत्तिजनक सामग्री या फिर सरकार के विरुद्ध सामग्री पाए जाने पर प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने के साथ साथ समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि इसके द्वारा अंग्रेजी और देसी भाषा के समाचार पत्रों के बीच में भेदभाव किया गया था, और इस अधिनियम में समाचार पत्रों को अपील करने का भी कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि अगर आपकी संपत्ति जब्त हो गई तो हो गई, उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते अपने तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी 69वीं बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में ही है कि कौन सा कथन सही है। अब देखिए, इस एक्ट के बारे में 70वीं में भी क्वेश्चन आ गया और 69वीं में भी क्वेश्चन था। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, और बीपीएससी का फेवरेट लग रहा है ये। तो आप देखिए, पहला कथन है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया। बिल्कुल, लॉर्ड लिटन ने 1878 में इसे पारित किया, यानी इस अधिनियम को लागू किया। फिर इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा, और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। देखिए, तीसरा और पहला ये तो सही है, फिक्स है।
कि पहला और तीसरा सही है, तो हम अब उसी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जिसमें पहला और तीसरा को सही माना गया हो। इसमें तीसरा नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, इसमें भी तीसरा नहीं है गलत हो गया, यहाँ पहला नहीं है इसलिए गलत हो गया। अब इकलौता ऑप्शन है जिसमें पहला और तीसरा भी है, तो ऑप्शन डी हम चूज करेंगे। और यहाँ दूसरा कथन भी दोस्तों सही है, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता था, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होता है। आप देखिएगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ और इस अधिनियम को गैगिंग अधिनियम यानी मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ये मैंने पहले भी आपको नोट्स में भी बताया था, कहा गया। इस अधिनियम यानी एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले भी दर्ज किए गए। लॉर्ड रिपन ने 1882 में अंततः इस प्रेस एक्ट को रद्द किया, यानी कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द किया तथा देसी भाषाओं के समाचार पत्रों और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों दोनों को समान रूप से अब स्वतंत्रता दी गई, यानी कि अधिकार प्रदान किए गए। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? हमने देखा था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय थे जो पत्रकारिता करने के लिए जेल गए। पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने दो प्रमुख पत्रिकाओं के संपादक थे, जिसमें एक मराठा है और दूसरा केसरी। तो यही दोनों पत्रिकाएं हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यही दोनों समाचार पत्र हैं जिनके प्रकाशन को लेकर के इनको जेल भेजा गया था। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी चीजें हम यहाँ डिटेल में देखेंगे दोस्तों। इतिहासकार धनंजय कीर, इनकी एक बुक है दोस्तों, लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये टाइटल है बुक का, लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा और केसरी समाचार पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बंबई के डोंगरी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु सजा सुनाया गया। और यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य, यानी कि मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी और ये सारे लोग हैं। फिर इसमें KN पनिकर हैं। सुचेता महाजन ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बनर्जी को, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इनको 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए जेल हुई थी, जबकि 1882 में ही जेल हो गया था किसको? बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम जो सजा पाए वो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर थे। सवाल है दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन है रामनाथ पुरी, GD कुमार, लाला हरदयाल या फिर तारकनाथ दास। तो अमेरिका में दोस्तों फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था किसने? तारकनाथ दास ने। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, फिर सैयद अहमद खां, ये तो नहीं होगा, मौलाना शिबली नोमानी, ये भी नहीं है। अब लाला लाजपत राय और राजा राम मोहन राय, दोनों में थोड़ा चूंकि राय लगा है इसलिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन याद रखिए मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की एक समाचार पत्र थी, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया और दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद, तो संवाद कौमुदी जो है उन्होंने साप्ताहिक बांग्ला में और 1821 में प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष के पश्चात यानी कि 1822 में फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार, जिसको बुद्धि दर्पण भी कह सकते हैं, का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपए का जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। और उस टाइम पर आप देखेंगे 400 रुपए का मायने था
बहुत अधिक ये उस समय के लिए होगा 400 रुपये, और 400 रुपये का जुर्माना था बिना लाइसेंस का अगर आप पत्रकारिता करते हैं या फिर संपादन करते हैं तो, या फिर कारावास यानी जेल की सजा सुनाई जाएगी। मजिस्ट्रेट को जो भी यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस था उसको जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं और भारतीयों द्वारा संपादित एवं उसके स्वामित्व वाले पत्रों यानी कि समाचार पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन भी बंद करना पड़ा था। और आगे चलकर फिर 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ के समय यह अधिनियम यानी कि जो पूर्ण रूप से लाइसेंस लेने के बाद ही अखबार छापने वाला था या फिर जब्त करने वाला जो नियम था, जो 1823 में लागू किया गया था जॉन एडम द्वारा, उसको समाप्त किया गया। और इसी को समाप्त करने के बाद चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। अगला सवाल है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? बंबई से, मद्रास से, कलकत्ता से या फिर पांडिचेरी? तो जो इंडियन मिरर था दोस्तों, यह प्रकाशित हुआ कहाँ से? कलकत्ता से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप देखेंगे इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था और इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में किया। किसके द्वारा गया? यह देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे और यह दैनिक अखबार था यानी कि डेली इसका प्रकाशन किया जाता था। अगला क्वेश्चन आप देखिए 15th नंबर, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया था या फिर प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या फिर मराठी। दोस्तों जो गदर पत्र था इसका प्रकाशन किया गया 1913 में, नवंबर महीने में, 1 नवंबर 1913 को। और सबसे पहले इसका जो प्रकाशन हुआ दोस्तों यह हुआ उर्दू में। उसके बाद फिर यह गुरुमुखी, हिंदी, गुजराती और अन्य भाषाओं में इसको 3-4 भाषाओं में इसको बाद में प्रकाशित किया गया। तो आप देखेंगे 1 नवंबर 1913 को गदर समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। फिर अगले महीने यानी 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। बाद में यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक जो था वो पख्तूनी भाषा में भी छपा था। नेक्स्ट प्रश्न था, जो गदर पार्टी का पत्र था गदर, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि 1913 में इसको पहले उर्दू में और फिर अलग-अलग भाषाओं में छापा गया। यह किस प्रकार का पत्र था? मासिक था यानी कि 1 महीने में 1 बार छपता था, या पाक्षिक था यानी कि 15 दिनों में 1 बार छपता था, या साप्ताहिक पत्र था यानी कि 1 हफ्ते में 1 बार, या फिर दैनिक यानी कि प्रतिदिन छपता था? तो याद रखिए दोस्तों, गदर पार्टी का जो गदर पत्र था यह साप्ताहिक था यानी कि पर वीक यह छपता था। 7 दिनों में 1 बार इसका प्रकाशन होता था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी का जो मुख्य पत्र था उसका नाम गदर रखा गया था और यह एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया था। और ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था, तो याद रखिए गदर पत्र के बारे में क्या-क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले यह 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित किया गया और पहली बार जब ये इसका फर्स्ट एडिशन आया तो वह उर्दू भाषा में आया, ये याद रखना है, हमने देखा भी था। और फिर आप देखेंगे कि उसके बाद यह अगले महीने में गुरुमुखी में छपता है और फिर हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी भाषाओं में यह छपता है और पख्तूनी भाषा में भी इसका एक अंक छपता है। इसमें एक चीज और याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसमें लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा, इनका नाम आपको याद रखना है। दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। बाकी के 2 ऑप्शन आगे देख। ऑप्शन है एस एन बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष। तो हमने पढ़ा था दोस्तों शिशिर कुमार
घोष द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था और यह सबसे पहले 1868 में बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन डी सही है। बाकी डिटेल हम यहाँ देखेंगे। आप देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। स्टार्टिंग में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 का जब देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया तो उससे बचने के लिए रातों रात इसकी भाषा बदलकर अंग्रेजी कर दी गई और फिर यह बंगाली के बदले अंग्रेजी में छपने लगी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसने 1879 ईस्वी में उसको एस.एन. बनर्जी ने जगह ले लिया और फिर एस.एन. बनर्जी उसका प्रकाशन करने लगे। हिंदू पैट्रियट एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। इसकी स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी और गिरीश चंद्र घोष वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाली का प्रकाशन किया था 1862 में, लेकिन बाद में वह एस.एन. बनर्जी के द्वारा प्रकाशन किया जाने लगा। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। किसके? हिंदू पैट्रियट के। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2024 में पूछा गया सवाल है, तो लेटेस्ट है और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से अभी भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 18 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो हमने केवल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से संबंधित किए हैं। क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और चूंकि यह अंग्रेजों के द्वारा लाया जाने वाला एक बहुत ही, समझिए कि प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने वाला एक एक्ट था, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसकी कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? अभी हमने देखा था दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका जब 1878 में यह नियम लागू हुआ तब पहले यह बंगाली भाषा में छपता था, लेकिन रातों रात बंगाली को हटा करके इसको अंग्रेजी में इसका रूपांतरण किया गया और फिर अंग्रेजी भाषा में इसको छापना शुरू किया गया। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? हमने देखा दोस्तों, शिशिर कुमार घोष, नाम याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। यह कलकत्ता से छपता था और पहले बंगाली में छपता था, बाद में जब यह नियम आ गया तब यह अंग्रेजी में छपना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये कई बार पूछा जा चुका है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? हमने देखा भी था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था, जिसमें दोस्तों केसरी और साथ में मराठा, 2 ऐसे समाचार पत्र हैं जिसमें मराठा अंग्रेजी में छपता था, केसरी मराठी में। और यहाँ पर देखिएगा कि यही दोनों वो समाचार पत्र हैं जिसको छापने के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल जाना पड़ा था और 4 महीने की इनको सजा सुनाई गई थी। तो आगे हम देखते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, बंगवासी, काल, केसरी या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे यहाँ पर सही उत्तर हैं, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। बंगवासी, काल एवं केसरी आदि समाचार पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी जो नीतियां थी उसकी आलोचक थी, क्योंकि सीधे यहाँ पर याद रखना है आपको, ये क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी और उदारवादी नीति के यह विरोध में थी, उसका आलोचना ये लोग करते थे। और कांग्रेस चूंकि उदारवादी नीतियों का पालन उस समय करती थी, इसलिए उसका आलोचक ये लोग थे या फिर उसकी आलोचना करते थे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की, यानी क्रांतिकारी को बढ़ावा दिया, क्रांतिकारियों को। आप इससे पहले दोस्तों कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें इस यूट्यूब चैनल को। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें,
फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आई होप कि आप लाइक और कमेंट कर चुके होंगे, और अगर आप नए थे तो आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। ऑप्शन है संध्या, युगांतर और काल। ये 3 यहाँ पर समाचार पत्रों के नाम लिखे गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने ऐसे समाचार पत्र हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देते थे, ना कि उदारवादी को। उदारवादी जो आराम से बात से मैटर सुलझाने वाले थे, और क्रांतिकारी जो क्रांति से, जैसे भगत सिंह हुए। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, तीनों जो यहाँ पर पत्रिकाएं हैं या फिर समाचार पत्र हैं, ये तीनों ही क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देते थे, यानी कि उसकी वकालत करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप देखिएगा, संध्या हो, युगांतर हो या काल हो, तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की, यानी कि उसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? संध्या हमने देखा जुड़ा जुड़ा हुआ ही था, युगांतर था ही, गदर नाम ही गदर था इसका और काम भी गदर था। यंग इंडिया यहाँ पर दोस्तों नहीं था। यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों का आलोचक था, उससे जुड़ा हुआ नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखिएगा, यंग इंडिया खासकर चूंकि इसके संपादक महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के आ, वो अहिंसा को मानने वाले थे और हिंसा के आलोचक थे। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पत्रिका थी, निश्चित तौर पर वो भी हिंसा विरोधी होंगी। तो इसलिए यंग इंडिया जो है वो इसका सही उत्तर था। आप देखिएगा, यह समाचार पत्रिका जो है यह क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। इस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या नामक समाचार पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था। याद रखिए, 1858 में इसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बांग्ला भाषा में यह छपता था, साप्ताहिक था। याद रखिए, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा प्रारंभ किया गया। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, लीडर या फिर फ्री प्रेस जर्नल? तो उदारवादी नीतियों का प्रचारक इसमें से कौन था, ये बताना है। सही उत्तर है दोस्तों लीडर यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। द फ्री प्रेस जर्नल जो था, इसका प्रकाशन 1928 में एस सदानंद के संपादन में हुआ। फिर न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने किया था, इसका स्थापना हमने देखा ही था ये नोट्स में। द लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी जो भी थे वो अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, या फिर उदारवादी जो नीतियां थी उनका प्रचार किया जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, महादेव देसाई या फिर अल्बर्ट वेस्ट या मनसुख लाल नजर? हमने ये नोट्स में पढ़ा था दोस्तों कि मनसुख लाल नजर ने इंडियन ओपिनियन, हालांकि पहले देखिए प्रथम संस्थापक ये थे, कौन? प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर, ये याद रखिए। किसके? इंडियन ओपिनियन के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हुआ। आप देखिएगा, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ किया गया था, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, प्रारंभ करना और संपादन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था इंडियन ओपिनियन का 1903 में। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन इसका संपादन किसने किया था? मनसुख लाल हीरालाल नजर ने। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है दोस्तों,
महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, द पायनियर या फिर लीडर? तो हमने अभी देखा दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन जो कि 1903 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया गया, और इसके जो प्रथम संपादक थे हमने देखा मनसुख लाल जी थे। मैं सही से लिख देता हूं, मनसुख लाल हीरालाल नजर, ये पहले उसके संपादक थे, और यह हिंदी भाषा के साथ साथ गुजराती, तमिल, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं में इसका संपादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी में, गुजराती में, उर्दू में या तमिल में? तो उर्दू में नहीं छापा जाता था। आप याद रखिए दोस्तों कि अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और इसके अलावा हिंदी में इसका प्रकाशन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने, या फिर गदर पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, या फिर स्वराज पार्टी ने? तो आपको याद होगा दोस्तों, यंग इंडिया का शुभारंभ जो किया गया, हालांकि महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में इसका शुभारंभ किया गया था, होम रूल पार्टी ने इसका शुभारंभ किया था। आप देखिएगा, यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने, और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से फिर प्रकाशित होने लगा। और जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर जो थे, और साथ में एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, उसके ये सदस्य थे। कौन? शंकरलाल बैंकर और जमुना दास, द्वारका दास। तो इसलिए होम रूल लीग यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। बाकी संस्थापक कौन थे? तो जब साप्ताहिक होने लगा या तब सब इसके संस्थापक थे, या फिर संपादक इसके महात्मा गांधी थे। और जब यह एक सप्ताह में, सॉरी, द्विसाप्ताहिक था, तब इसके जो संपादक थे वो द्वारका दास और शंकरलाल बैंकर थे। क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? दोस्तों, जो उद्यत मार्तंड था, इसका प्रकाशन कोलकाता से ही किया गया था, और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को किया गया था पहली बार। आप देखिएगा, यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था, यानी हिंदी में छपने वाला। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ। इसके प्रकाशक और संस्थापक दोनों ही पंडित जुगुल किशोर शुक्ल थे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र छपा दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले हिंदू पैट्रियोट छपा था। लेकिन अगर भारतीयों द्वारा पहला अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र की बात करें तो बंगाल गजट ही इसमें आ जाएगा फिर तो, बंगाल गजट। फिर हम आंसर देख के एक बार देखते हैं, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा साप्ताहिक जो बंगाल गजट निकाला गया था वो था। दिए गए विकल्पों में हिंदी पैट्रियट जो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन 1853 में हुआ। इस समाचार पत्र के पहले संपादक गिरीश चंद्र घोष थे, जो 1853 से 55 तक रहे। फिर हरीश चंद्र मुखर्जी रहे, और उसके बाद क्रिस्टोपाल दास रहे। तो ये 3 लोग इसके संस्थापक रहे या फिर संपादक रहे अलग अलग टाइम पर। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874-75 के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आप देखिएगा, ये
दो दो एग्जाम में पूछा गया है। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियोट दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। याद रखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नील आंदोलन की एक खास बात थी कि बंगाल में के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब बुद्धिजीवी सक्रिय भूमिका किस प्रकार निभा सकते हैं? स्थल पे जाकर यानी कि भूमि पर जहां आंदोलन करना है वहां जाकर वो कर सकते हैं, या फिर वो प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे में फिर वो पत्रिकाओं के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से ये चीजें वो करते हैं। और संघर्षतः आप देखेंगे संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियोट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफी काम किया। हिंदू पैट्रियोट के पहले 2 वर्ष यानी कि 1853 से 55 तक गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। फिर 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने और वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता करने में लगे रहे। फिर 1861 में क्रिस्टो दास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। कौन? क्रिस्टोपाल दास। और ब्रिटिश उदारवाद के प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला सवाल है आपके पास, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? निश्चित तौर पर अरविंद घोष ही पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर है, अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। ये इसके संपादक थे वंदे मातरम के। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑप्शन है इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, डॉन और प्रभाकर। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों इंडियन नेशन। आपको हमने नोट्स में पढ़ाया था कि इंडियन नेशन जो है इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था और यह दरभंगा के महाराजा द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप देखिएगा 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया जो पटना से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 34 आप देखिएगा, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सीवी रामन पिल्ले या फिर सीएन मुदालियार या के रामकृष्ण पिल्ले या फिर सीआर रेड्डी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें स्वदेश वाहिनी लिखा गया है, वाहिनी ना होकर यह नाम थोड़ा अलग हो गया है, स्वदेशाभिमानी होना चाहिए था। वो हम नीचे देखेंगे। हालांकि स्वदेशाभिमानी के जो संपादक थे वो के रामकृष्ण पिल्लै थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखिएगा स्वदेशाभिमानी यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर वाहिनी लिखा गया था। इसके जो संपादक थे वो रामकृष्ण पिल्लै थे। के रामकृष्ण पिल्लै का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यातिन कारा के नायर परिवार में हुआ था। और ये तो मैंने बता दिया कि स्वदेश वाहिनी लिखा गया है, इसके बदले स्वदेशाभिमानी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, सीआर दास से या फिर मोतीलाल नेहरू। याद होगा दोस्तों हमने नोट्स में पढ़ा था, भारत में स्वशासन की मांग करने के उद्देश्य से मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट पत्र, ये अंग्रेजी पत्र था यानी अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया जाता था। इसका जो प्रारंभकर्ता थे यानी कि इसको जो शुरू किया था वो मोतीलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखिएगा भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र दी इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम रखते हैं। इसमें 70 क्वेश्चन है, 35 यानी 50% क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। रेस्ट जो 35 क्वेश्चन बच गए वो मैं नेक्स्ट पार्ट में यानी कि अगले हिस्ट्री के जो क्लासेस आएंगी उनमें कवर करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखे होंगे। और दोस्तों इतना देखने के बाद अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है और रात भर जग के वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर आप अपने तरफ से एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे मिलेगी, प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल जो लिंक है ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है हर एक वीडियो में। और यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर दोस्तों
आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में दोस्तों हम आधुनिक भारत में प्रेस के विकास का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने 35 क्वेश्चन विद लूसिड एक्सप्लेनेशन एंड जो बुक की नोट्स है वो भी कवर किया था और ये इस टॉपिक का सेकंड और लास्ट पार्ट है, यानी कि इसमें जो रेस्ट 35 या 36 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। और ये 13th क्लास है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले के 12 क्लासेज आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। और अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो मैंने बिहार स्पेशल की भी क्लास स्टार्ट करी है। अगर आपने बिहार स्पेशल वाली वीडियो नहीं देखा है तो बिहार स्पेशल की मैंने जो घटना चक्र की बुक आती है बिहार राज्य आधारित प्रश्न, उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, एक या दो वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले दिन ही मैंने उसको अपलोड किया है यूट्यूब पर, आप जरूर देख लीजिए। और हम फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन यानी कि 35 तक हमने किया था तो 36 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें दोस्तों और कमेंट जरूर करके जाएं। और क्लास की पीडीएफ के लिए हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर का सब्सक्राइब करके रखिए, यानी कि उसको ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, दोनों में सही उत्तर का पहचान करना है। एक साइड समाचार पत्र का नाम है और दूसरी साइड भाषा का नाम है। किस भाषा में वह समाचार पत्र लिखा गया है या फिर प्रकाशित होता था। आप देखिएगा, पहला है भारत मित्र, फिर राष्ट्रमत, प्रजा मित्र और नायक। देखो दोस्तों, इसमें जैसे एक दो भी आपको याद है, जैसे भारत मित्र जो है, भारत मित्र ये हिंदी में प्रकाशित होता था तो इसको हम तीसरे में मिला दिए। नायक जो है ये बंगाली में प्रकाशित होता था तो इसको पहले में। अब इतने से कम ये क्लियर है कि ए को 3 में और डी को हमें 1 में मिलाना है। तो फर्स्ट में तीसरा और लास्ट में पहला आप ढूंढो किसी ऑप्शन में है तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है। तो हम यहाँ से सीधे बोलेंगे दोस्तों इसका मतलब कि ऑप्शन सी सही है। और सेम ये जो सूची था जिसको मिलान करना था वो 2 बार अलग अलग पेपर्स में रिपीट हुआ है, दोनों ही यूपी के एग्जाम है। आप देखिएगा यहाँ पर जो सही मिलान है, भारत मित्र हिंदी में लिखा गया है, फिर राष्ट्रमत का प्रकाशन मराठी भाषा में होता था, प्रजा मित्र गुजराती और नायक बंगाली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर था। अगला सवाल लगभग सेम टाइप का है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर फिर से मिलाना है, लेकिन यहाँ समाचार पत्र है और संस्थापक उसके कौन थे ये है। जैसे दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर। अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा यानी पार्ट 1 का क्लास मेरा देखा होता तो आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद होती। दोनों चीजें मैंने वहां पर ऑलरेडी बता रखी है। आप देखिएगा, दैनिक आज, द लीडर तो हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। द लीडर जो है इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे, तो बी को हमें तीसरे में मिलाना है। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका संस्थापन या स्थापना किया गया था। द पायनियर, पायनियर जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंग्लिश में नाम है, ये जॉर्ज एलन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ऐसे ही दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा। तो आप देखिएगा, ए को हमने 4 में मिलाया, बी को मिलाया 3 में, सी को मिलाया 2 में और डी को मिलाया 1 में। तो 4 3 2 1 ये पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका सही उत्तर है। यहाँ पर सही भी देख सकते हैं दोस्तों, दैनिक आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर के मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर के जॉर्ज एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आप देखेंगे दोस्तों, सवाल है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था। तो कानपुर से प्रकाशित होने वाला इनमें से कौन सा ऐसा समाचार पत्र था ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास दोस्तों केसरी, मराठा, मंजूषा और प्रताप। देखो, केसरी और मराठा की तो बात हटा दो पहले, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपसे विजय सिंह पथिक के बारे में बताना है या इससे रिलेटेड जो समाचार पत्र है उसके बारे में बताना है जो कानपुर से प्रकाशित होता था।
ऑप्शन है प्रताप और मंजूषा बचा हुआ। सही उत्तर है दोस्तों प्रताप। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन तत्कालीन मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। वहां किसानों पर अनेक प्रकार की लगान लगे हुए थे। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। आगे चलकर इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से विजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर यानी ऑल इंडिया लेवल पर प्रचारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? यानी कि हरिजन जो पत्रिका थी या समाचार पत्र था, ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी या प्रारंभ किसने किया था? तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर तिलक, गोखले, नौरोजी या फिर गांधी जी। सही उत्तर है दोस्तों गांधी जी। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन जो पत्रिका था या समाचार पत्र था यह प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिए कि यह साप्ताहिक था यानी प्रत्येक सप्ताह में एक बार छपता था और यह इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा में छपता था। आगे देखिए, आप एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे इन्होंने। तो तीनों याद रखिए, कई बार भाषा भी पूछा जाता है। तो हरिजन जो था ये अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक ये हिंदी में प्रकाशित होती थी। अगला सवाल, झारखंड पीसीएस 2023 का निम्न में से किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? यंग इंडिया से, हरिजन से, इंडियन मिरर से या इंडियन ओपिनियन से? देखिए, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन तीनों से ही महात्मा गांधी संबंधित है। इंडियन मिरर से ये संबंधित नहीं है क्योंकि इसके जो संस्थापक थे दोस्तों इंडियन मिरर के, वो रविन्द्रनाथ टैगोर और साथ में मनमोहन घोष जी थे, न कि महात्मा गांधी। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आप देखिएगा यहाँ पर द इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संपादक मनमोहन घोष तथा देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जबकि यंग इंडिया, हरिजन तथा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया? यानी कि पहला जो प्रकाशन हुआ ये आपको बताना है। हरिजन प्रथम अंक इसका जो प्रकाशन हुआ 11 फरवरी 1933 को, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? मुंबई से, पुणे से, अहमदाबाद से या फिर नासिक से? याद रखिए दोस्तों, हरिजन जो पत्रिका थी जो साप्ताहिक था और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, इसका पहला प्रकाशन पुणे से हुआ था यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। इस प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल यानी पुणे में थे और इसके संपादक आर.वी. शास्त्री थे। तो चूंकि ये पुणे जेल में थे इसीलिए पुणे से ही इसका प्रकाशन किया गया। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 42 अगर आप देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा गया है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत आपको याद होगा कि बहिष्कृत भारत यानी छुआछूत को लेकर के जिसका भी बहिष्कार किया गया था उसके लिए प्रारंभ किया गया था और ये प्रारंभ किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। आपको मैं डिटेल में यहाँ पर दिखा देता हूँ इससे संबंधित जो भी और महत्वपूर्ण बातें हैं। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवार इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, किसके? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के। जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी खुद बने। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष जितने भी अछूत थे उनकी समस्याओं को रखना। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। ये तो अभी हमने देखा भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है
और आंसर भी उसी टाइप का आप देखिएगा 2021 67वीं पीपीएससी में पूछा गया है। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ऑप्शन डी बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन है अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, कॉमरेड, जमींदार या फिर द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सही उत्तर क्या है दोस्तों? अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था, या इसका प्रकाशन किया था किसने? या आप ऐसे कह सकते हैं कि अबुल कलाम आजाद द्वारा कौन सा जर्नल प्रकाशित किया गया था? सही उत्तर है अल हिलाल। अल हिलाल इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिएगा कि अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा। उसके बाद अगले साल यानी कि नवंबर 1915 में फिर अल बलाग करके अगला समाचार पत्र इन्होंने निकाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अबुल कलाम आजाद ने किस पत्रिका को संपादित किया था? ये अभी हमने देखा अल हिलाल, जो कि 1912 में इन्होंने उर्दू भाषा में संपादन इसका प्रारंभ किया और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, वंदे मातरम, ट्रिब्यून, पीपुल या फिर वीर अर्जुन। तो उत्तर है दोस्तों वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है दोस्तों, ये लाला लाजपत राय ने इसका प्रारंभ किया था और यह उर्दू भाषा में था। लाहौर से इसका प्रकाशन किया गया था। पीपुल भी इन्हीं का किया हुआ था, दी पीपुल करके था, दी पीपुल, और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी भाषा में, दी पीपुल। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। ऑप्शन ए सही उत्तर था। फिर से इस बार मिलान करना है समाचार पत्र और संपादकों का। तो आप देखिएगा, सबसे पहले है हिंदू सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, और दूसरी तरफ संपादक के नाम है जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और एस.एन. बनर्जी। देखिएगा दोस्तों, हिंदू जो था इसके जो संपादक थे वो सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, यानी ए को हम 3 में मिलाएंगे, ये बात तो तय है। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा इसका संपादन किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया स्वयं दादा भाई नौरोजी जी थे और बंगाली एस.एन. बनर्जी। तो डी को तो चौथे में ही मिलाना है, सी को मिलाना है किसमें, पहले में, और बी को मिलाना है दूसरे में, और ए को तीसरे में। तो 3 2 1 4 जहां भी दिखेगा वही अपना आंसर होगा। पर उस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो रहा है, 3 2 1 4। हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी और बंगाली के संपादक एस.एन. बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से समाचार पत्र और संपादकों को का मिलान करना है। एक तरफ है फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। इसमें से 2 तो आपको अभी याद ही होगा, बंगाली जिसका आपने देखा कि एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी। इंडियन ओपिनियन अगर आपको याद हो, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उस समय स्टार्ट करी थी। तो इतने से आप आंसर लगा सकते हैं, पहला के लिए डी बचता है। तो ए को डी में मिलाना है और 2 को मिलाना है आपको ए में। तो ए को डी, 2 को ए, ऐसा केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। और आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये देखेंगे दोस्तों कि ये 70वीं बीपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये मिलान करने वाला तो दोस्तों समझो कि बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपको सारे के नाम ही याद रख लेने हैं। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप देखेंगे और ये देख के आप समझ गए होंगे कि मिलान करने वाले कितने क्वेश्चन आए हैं, और ये तभी होगा जब आपको याद रहेगा। अब बंगाली का आपको याद होगा, बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक आपने देखा, सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बचता है सोम प्रकाश और काल।
तो आपको बता दें, अगर आप इस 2 से भी लगाना चाहो कि बी का 1 और सी का 2, तो पहले आप देख लो कि क्या किसी ऑप्शन में बी का 1 और सी का 2 ऐसा मिलता है। अगर 2 ऑप्शन में मैच किया फिर हम आगे सोचेंगे। तो इसमें बी का 1 और सी का 2 है, यहाँ भी बी का 1 और सी का 2 है, फिर हमें अब आगे सोचना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, अब अगर हम बात करें ए की, तो ए में काल है और काल के जो संपादक थे ये शिवराम महादेव परांजपे, यानी कि हम ए को 4 में मिलाएंगे तो इस दोनों में से यानी कि ए या डी सही हो रहा था, जिसमें ए को 4 चाहिए, तो फिर हम ए को सही मार्क कर देंगे। देखिएगा दोस्तों, काल मैंने बताया शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण जी। आपको याद रखना है ये सारे नाम दोस्तों, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है और फिर से मिलान करना है समाचार पत्र और इधर प्रारंभ करने वाले व्यक्ति। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर और सर्चलाइट। देखो लीडर तो हमने कई बार देखा, पिछले किसी क्वेश्चन में भी देखा कि मदन मोहन मालवीय जो हैं वो लीडर के संस्थापक रहे हैं। तरीके से ऑप्शंस गिवन है तो आप इतने में ही सही आंसर लगा सकते हो। देखो जैसे ही आप ऑप्शन की तरफ देखोगे, हमने देखा कि सी को हमने तीसरे में मिला, सॉरी सी को हमने दूसरे में मिलाया है और सी को दूसरे में केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में, तो हम ऑप्शन सी को सही लगा देंगे। और ये एक बार नहीं 2 बार पूछा गया है, आप देखेंगे 2002 में भी और 2004 में भी। तो बाकी के भी हम नाम यहाँ पर देख लेते हैं। न्यू इंडिया, दी कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्च लाइट सज्जिदानंद सिन्हा द्वारा और द लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा। बाकी आपको मैं यहाँ भी मिलान करके दिखा देता हूँ। कहाँ गया, एक मिनट, यही था। तो आप यहाँ देखेंगे हमने सी को तो मिला दिया। फिर एक ही बात करें, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। कॉमनवेल्थ आपने देखा एनी बेसेंट, तो इसको हम एक में मिला देंगे बी को, और बचता है डी सर्च लाइट, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, लीडर मदन मोहन मालवीय और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता और फिर कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ के अलावा एनी बेसेंट की न्यू इंडिया भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप देखिएगा यहाँ आपसे पूछा गया है, फिर से मिलान करने वाला ही है और यहाँ फिर से आरंभ करने वाला व्यक्ति और इधर समाचार पत्र। लीडर मदन मोहन मालवीय सीधा ही है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ये भी सीधा है, इंडिपेंडेंस और जस्टिस। इंडिपेंडेंट हो गया मोतीलाल नेहरू और जस्टिस टी एम नायर, तो सी को हमने 4 में मिला दिया और डी को 3 में। और 4 3 और 1 2 ये तो मिल रहा है ऑप्शन ए में, 1 2 3 4 सीधे लाइन से ही है ये, 1 2 4 3, सॉरी नो 3 4 नहीं है, 4 3 है। देख सकते हैं यहाँ पर द लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट श्री मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी एम नायर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, आप देखिएगा। फिर से सूची को मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलाना है, एक साइड आप देखिएगा नाम है, दूसरे साइड पत्रिका या फिर अखबार का नाम है। अल हिलाल याद है आपको, उर्दू में छपा था और किसके द्वारा छापा गया था, अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 1912 में इसकी शुरुआत की थी, फिर 1914 में जाकर के इस पर प्रतिबंध लगा। अगला देखिए, फिर न्यू इंडिया, आपको याद होगा एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत करी थी न्यू इंडिया की। इसके साथ साथ न्यू इंडिया के साथ में कॉमनवेल्थ जो था, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ भी दी कॉमनवेल्थ करके था, ये भी एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा, यंग इंडिया हरिजन, हरिजन सेवक और फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल। तो ये सारे चूंकि पहले हमने कर लिए हैं इसलिए आपको जरूर याद रहने चाहिए थे। ए को हमने 2 में मिलाया, बी को 1 में, सी को 4 में और डी को 3 में, तो 2 1 4 3 और 2 1 4 3 आप देखेंगे कि पहले ऑप्शन में ही ये दिख रहा है, इसीलिए हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। और आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, महात्मा गांधी यंग इंडिया, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। आप देखिएगा दोस्तों, फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन, यूपी बीईओ 2019 का क्वेश्चन। अल हिलाल है, न्यू इंडिया है, संवाद कौमुदी है और इधर है आपके पास
तहजीब उल अखलाक। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस जो संस्थापक के नाम है यहाँ पर ये 4 ही हैं, लेकिन इधर 3 और 2 5 दिए गए हैं। अल हिलाल तो आपको याद होगा। अच्छा, यहाँ कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन गलत है। तो 4 ही है लेकिन इधर नाम 5 है। तो आप देखिएगा इस हिसाब से न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये तो सही है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, अच्छा ये एक ही नाम है दिखा गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये भी तो सही है अल हिलाल, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही था। फिर संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। जो गलत है वो है तहजीब उल अल अखलाक, ये मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक नहीं थे, सैयद अहमद खान थे। आप देखिएगा तहजीब अल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1870 में इस पत्रिका को शुरुआत की गई थी इनके द्वारा, और बाकी तो सही ही है, आपने देख ही लिया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। सही पूछना तो ये भूल ही गए, गलत ही पूछे जा रहे हैं। चलो, गलत बताने के लिए भी सही पता होना चाहिए, तभी हम गलत बता पाएंगे। आप देखिएगा मौलाना आजाद अल हिलाल ये तो सही है, हमने देखा ही था। लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू द नेशनल हेराल्ड ये भी सही है। द पायनियर ये गलत हो गया, द पायनियर महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी न होकर यहाँ जॉर्ज एलन होना चाहिए था ऑप्शन डी में, तब ये जाकर सही होता। तो ऑप्शन डी यहाँ गलत है। आप देखिएगा 1865 में द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? इलाहाबाद से जॉर्ज एलन द्वारा किया गया। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख समाचार पत्र में इंडियन ओपिनियन, जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने शुरू किया था, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन इत्यादि प्रमुख हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो देखिएगा यंग इंडिया से तो थे ही, और इंडियन ओपिनियन से भी थे, नवजीवन से थे ही, आपने यहाँ पर देखा ही। तो बचता है युगांतर, युगांतर से नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी अपना दोस्तों सही उत्तर होगा। और अब आपके मन में सवाल आएगा कि युगांतर समाचार पत्र के संपादन किसने किया था, फिर कौन थे उसके संपादक? तो याद रखिए इसमें एक नहीं बल्कि 2 नाम आते हैं, जिसमें पहला नाम है भूपेंद्र नाथ दत्त का और दूसरा है बारिंद्र कुमार घोष का। इन दोनों ने मिलकर युगांतर समाचार पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, तो ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। आप देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज पत्र ऑप्शन है आपके पास अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली और खलीकुज्जमान। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कौमी आवाज जो पत्र था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप देखेंगे कौमी आवाज यह उर्दू अखबार था, इसका प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से किया गया था, और इसके संपादक थे हयातुल्लाह अंसारी। कौन थे? हयातुल्लाह अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 58, आप देखिएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन एम के गांधी सही है, फिर स्वराज्य टी प्रकाशम ये भी सही है, प्रभात एन सी केलकर ये भी सही है। तो फिर कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद गलत हो गया। अभी हमने देखा था कि कौमी आवाज ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, और इनके साथ में और कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ये गलत है, यानी कि कौमी आवाज के जो संपादक थे, संपादक बोल रहे हैं संस्थापक, ठीक है, या प्रारंभकर्ता। आप यहाँ भी देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये देखिए कौमी आवाज उर्दू अखबार था, 1945 में छपा था, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने लखनऊ से इसका प्रारंभ किया था, और संपादक कौन थे? हयातुल्लाह अंसारी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। और अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए। आपने लाइक इसलिए करना है ताकि जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट्स देख करके
मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं सोचता हूँ कि एक नहीं 2 वीडियो लाया जाए। तो 100 लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति कमेंट कर देता है कि डेली 2 वीडियो लाइए। तो फिर मुझे लगता है कि 99 लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम कोशिश करते हैं चलो दिन में 2 वीडियो की आवश्यकता ही नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, आप देखिएगा 59 नंबर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत मिलाया गया, कौन सुमेलित है यानी कौन सही है। महात्मा गांधी मूक नायक के, क्या यह मूक नायक से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं कि मूक नायक जो था वो इस पत्रिका से संबंधित व्यक्ति हैं भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया से नहीं, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी यंग इंडिया से जुड़े हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक जुड़े हैं केसरी से, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों ही से जुड़ी हुई हैं एनी बेसेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, सही मिलाया गया है। आप देखिएगा दी कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और फिर केसरी बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर से यहाँ पर एक साइड समाचार पत्र का नाम है और दूसरी साइड मिलान करना है हमें उस पर्सन से जिससे वह रिलेटेड है। तो आप देखिएगा समाचार दर्पण है, मिरात उल अखबार है, केसरी है, यंग इंडिया है। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी और केसरी किससे? बाल गंगाधर तिलक से। और अगर इस दोनों से भी आप मिलाना चाहोगे तो सी को 2 में और डी को 3 में मिलाना है। सी को 2 में 2 जगह है और डी को 3 में 1 ही जगह है, इसलिए ऑप्शन डी को लगा लेंगे। बाकी देखना है तो आप देखिएगा समाचार दर्पण जो है इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो हैं जेसी मार्समैन, और मिरात उल अखबार ये पहले भी हमने देखा है इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो में, राजा राम मोहन राय से संबंधित है मिरात उल अखबार। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, फिर मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी और मराठा दोनों ही बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। यंग इंडिया और हरिजन नवजीवन इत्यादि है किससे जुड़ा हुआ? महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। 2008 यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट यही नहीं है। इंडिपेंडेंट हमने देखा था, यह मोतीलाल नेहरू जी द्वारा इसको शुरू किया गया था, पी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा नहीं, तो यह गलत हो गया। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा से संबंधित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गोफ्तार और साथ ही साथ वॉइस ऑफ इंडिया से, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हुआ, हमें गलत वाला बताना था कि कौन सुमेलित नहीं है। तो बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये इंडिपेंडेंट से संबंधित नहीं। आप देखिएगा दोस्तों, राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी बाल गंगाधर तिलक से, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, लेकिन दी इंडिपेंडेंट बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने दी इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला सवाल फिर से प्रकाशन का स्थान यानी कहाँ से प्रकाशित होता था, और पत्रिका आपको दिया गया है। आप देखिएगा 2022 यूपी पीसीएस प्री का यह सवाल है। तो सबसे पहले आप देखिए स्वदेश है, भारत बंधु है, सत्यवादी है और शक्ति है, और आपको बताना है कि किसका प्रकाशन कहाँ से होता था। तो जैसे आप देखिएगा स्वदेश का प्रकाशन जो था दोस्तों वो गोरखपुर से किया जाता था। तो ए को तो हमें 4 में मिलाना है और ऐसा आप एक ही ऑप्शन है। अगर इन चारों में से एक भी आप याद कर लेते हैं या याद होगा तो जरूर आप लगा सकते हैं। जैसे शक्ति है, तो शक्ति का प्रकाशन कहाँ से होता था? अल्मोड़ा उत्तराखंड से, ठीक है, जो आज के उत्तराखंड में है। फिर सत्यवादी है, सत्यवादी का प्रकाशन आगरा से होता था, और हाथरस यूपी, यहाँ से भारत बंधु का प्रकाशन होता था। बाकी ऑप्शन ए सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, और सत्यवादी आगरा, और शक्ति अल्मोड़ा। तो आई थिंक कि ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का नाम बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में सबसे पहले है द हिंदू, फिर केसरी, दूसरा केसरी है। तो ये बात तो पता है आपको कि केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ है। तो दूसरे पे बाल गंगाधर तिलक आना अनिवार्य है दूसरे नंबर पे। क्यों?
आप देखिए किसमें दूसरे नंबर पर बाल गंगाधर तिलक है, इसमें नहीं है। यहाँ भी दूसरे पर बाल गंगाधर तिलक नहीं है, सी में है दूसरे पर और डी में भी है। तो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद बंगाली, आपको याद है बंगाली किसने लिखा था? बंगाली लिखा था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, यानी एस एन बनर्जी। तो आप देखिए इसके बाद तीसरे पर अब एस एन बनर्जी चाहिए, दो ही ऑप्शन है। यहाँ तीसरा गंगा प्रसाद वर्मा है, यहाँ एस एन बनर्जी है, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, एक और ऑप्शन है यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं, फिर तो हमें पूरा ही ढूंढना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए सुब्रमण्यम अय्यर तो सही ही है, द हिंदू इन्होंने ही लिखा था। सुधारक जी के गोखले, आपको याद हो तो लास्ट में जी के गोखले आएगा जो कि यहाँ पर है, तो निश्चित तौर पर ऑप्शन डी सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन डी को हम सही लगा लेंगे। और बाकी गंगा प्रसाद वर्मा, ये भी आप याद रखिए, गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी के समाचार पत्र से संबंधित थे। किससे? हिंदुस्तानी समाचार पत्र से। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, दी बंगाली, एस एन बनर्जी हिंदुस्तानी, गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और यहाँ पर बीजी तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुमेलित क्रम बताना है, यानी इसमें कौन सही है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, देखिए यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है, एनी बेसेंट का है न्यू इंडिया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, न्यू इंडिया। फिर महात्मा गांधी, न्यू इंडिया ये उल्टा हो गया, महात्मा गांधी का यंग इंडिया होना चाहिए था। बाल गंगाधर तिलक केसरी बिल्कुल सही है, मराठा भी इन्हीं का है, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो गलत हो गया। इनका है बंगाली, कई बार दी बंगाली भी लिख के आता है। तो आप यहाँ देखेंगे एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और महात्मा गांधी का यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक का मराठा और केसरी। तो सी सुमेलित था। अगला क्वेश्चन जो कि 2 बार पूछा गया है दोस्तों, और यहाँ तक देखने के बाद अगर आपने हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो आप देखिएगा एनी बेसेंट द्वारा 2 अखबार कौन से निकाले गए थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, दी आर्यंस और न्यू हिंदू। तो आपको तो ऐसे भी याद होगा, हमने पिछले कई सारे क्वेश्चन में बता दिया, एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ और दी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों का संपादन किया गया था, दोनों अखबार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो पहला और दूसरा, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। तो यहाँ देख सकते हैं दी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया था। कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा था? फिर से एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सही है, सेम टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ देख सकते हैं दी कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 67 सही जोड़े बनाने हैं हमें। तो पहला है विपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया, देखिए न्यू इंडिया से जुड़े तो थे, तो ये सही हो भी सकता है, आगे देखते हैं पहले। बाकी क्या अगर ऑप्शन आप देखते हैं, यहाँ पर अरविंद घोष है, कॉमरेड, अच्छा ये हमें लगता है मिलाना है ना, मिलान करना है। तो यहाँ कूट में देखिए ए में एक को मिलाया है, ए में विपिन चंद्रपाल था और दूसरी साइड न्यू इंडिया था। बी में है तीसरा, यानी कि अरविंद घोष, वंदे मातरम, ये तो आपने पिछले किसी क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, ये सही ही है, बी का तीसरा होगा। तो इस हिसाब से तो ये दोनों ऐसे भी गलत हो गए। बाकी सी का देखिए ब्रह्मा बांधव उपाध्याय और मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली ने खुद संध्या का संपादन किया था, तो ये 4 में मिल जाएगा। इस हिसाब से देखिएगा सी का चौथा केवल ए में है, तो हम ए को सही लगाएंगे। बाकी आप सही मिलान यहाँ देख सकते हैं, विपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया, अरविंद घोष, वंदे मातरम, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, संध्या और मोहम्मद अली। अच्छा मुझे एक मिनट, एक मिनट, संध्या में हमने मिलाया था, सी को चौथे में मिलाया था ना, ये गलत हो गया, सी को चौथे में ऐसे नहीं मिलाना था, ये नहीं होगा। मोहम्मद अली तो कॉमरेड के थे, ठीक है, डी को दूसरे में मिलाना था, तो मोहम्मद अली कॉमरेड, याद रखिएगा, गलत नहीं याद रखना करना है। निम्नलिखित में वंदे मातरम का संपादक तो हमने अभी देखा अरविंद घोष वंदे मातरम के संपादक है, यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए तो ऐसे ही गलत हो गया।
और ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। आप देखिएगा, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। फिर 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्र का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। फिर 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने किया। अगला सवाल यानी कि 69 नंबर आप देखिएगा, बीपीएससी प्री 2018 का सवाल है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन है द हिंदू, बंगाली, दी महारत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो निश्चित तौर पर द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। आप देखेंगे दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी था। यानी कि ये भारत के राष्ट्रवादी विचार को नहीं फॉलो करता था, ये ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता था। द हिंदू, बंगाली और मराठा, जिसको महारत्ता भी कहा जाता है, ये प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में से एक थे। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अब्दुल गफ्फार खां। सही उत्तर है अब्दुल गफ्फार खां, यानी कि ऑप्शन बी। इन्होंने 10 रोजा नामक पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शुरू किया था। अगला क्वेश्चन यानी कि 71 आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, फिर से मिलाना है। एक साइड है एडिटर्स का नाम, संपादक का नाम, और एक साइड है पत्र, पत्रिकाएं या फिर समाचार पत्र। इधर आप देखिएगा नवयुग है, इनकलाब है, लेबर, किसान, गजट और द सोशलिस्ट। इधर है एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन और एम सिंगार वेलू। आप देखिएगा सबसे पहले अगर द सोशलिस्ट की मैं बात करूं, द सोशलिस्ट इसके जो एडिटर थे वो थे एस ए डांगे। ऐसे भी ये इंग्लिश में नाम है तो आप देख सकते हैं, लेकिन लेबर, किसान, गजट ये हिंदी इंग्लिश मिला हुआ है। तो एस ए डांगे द सोशलिस्ट के एडिटर थे। बाकी नवयुग देखिए, मुजफ्फर अहमद नवयुग के संपादक थे। तो बी को हमने मिलाया 1 में और ए को मिलाया 4 में। तो बी को 1 में और ए को 4 में मिलाया, ऐसा ऑप्शन बी में दिख रहा है, और पहले ऑप्शन में तो नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखो यहाँ ए को 4 में नहीं मिलाया गया, यहाँ भी नहीं मिलाया गया, तो ऑप्शन बी इकलौता ऑप्शन है जो सही हो सकता है। आप देखिए बाकी यहाँ पर एस ए डांगे द सोशलिस्ट के संपादक, मुजफ्फर अहमद नवयुग के, गुलाम हुसैन इनकलाब के और एम सिंगार वेलू ये लेबर, किसान, गजट से संबंधित एडिटर थे। अगला और आखिरी सवाल दोस्तों इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी, जो कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? क्या लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगी। और ये किसके बारे में लिखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अब बताना आपको ये है कि किस अखबार में ये लाइन लिखी गई थी, और ये 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द इंडियन मिरर में, या द टाइम्स ऑफ इंडिया में, द न्यूयॉर्क टाइम्स में। देखो द न्यूयॉर्क टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया में तो ऐसे भी नहीं होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन करती थी और कांग्रेस का क्यों करेगी? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, द इंडियन मिरर। और आप देख भी रहे हैं 17वीं बीपीएससी से ऑप्शन ई हटा दिया गया है। अब 4 ही ऑप्शन रहते हैं और निगेटिव मार्किंग इसमें लागू किया गया है। तो ये आखिरी सवाल था दोस्तों, मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 के लेख में लिखा था, और लिखा क्या था कि यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। कौन? कांग्रेस। तो ये आखिरी सवाल था दोस्तों। आई होप कि आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और लाइक नहीं करेंगे तो भी वीडियो आती रहेगी, लेकिन आई होप कि आप लाइक कर देंगे। साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं
जितने व्यूज़ आते हैं उसमें से आधे लोग भी अगर कमेंट कर दें तो भी फुल से ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा अगला वीडियो लाने के लिए। लेकिन अफ़सोस कि आप लोग ऐसा करते नहीं हैं, ना लाइक कर पाते हैं आप लोग, ना कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। बाकी कौन-सा बुक, कौन-सा टॉपिक लाया जाए आप ज़रूर बताइए। और पिछले दिन मैंने लाइव क्लास भी करी थी, मैंने आपको शायद बताया भी होगा। और लाइव किया था किसका? बिहार स्पेशल जो घटना चक्र की बुक आती है उसकी। अगर आप चाहते हैं लाइव का मैं किसी और सब्जेक्ट को पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास की पीडीएफ फिर से उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना है द जीएस सॉल्वर का। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।